Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 सिविक्स के चैप्टर नंबर 5 द स्टेट गवर्नमेंट इसके क्वेश्चन आंसर्स की टेक्स्ट बुक में मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। नंबर 1, द विंटर सेशन ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेचर टेक्स प्लेस एट डैश। महाराष्ट्र लेजिस्लेचर का विंटर सेशन नागपुर में होता है। सेकेंड, द डैश अपॉइंट्स द गवर्नर, तो गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो डिग्निटरीज होते हैं उन सबको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। थर्ड है द राइट टू समन द स्टेट लेजिस्लेचर लाइज विद द डैश। समन का मतलब होता है टू कॉल, बुलाना। तो स्टेट लेजिस्लेचर की मीटिंग बुलाने का जो राइट है वो किसके पास होता है? तो गवर्नर के पास होता है। चलिए उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट द टेबल। इस टेबल में सीरियल नंबर है, हाउसेस, टेन्योर, नंबर ऑफ मेंबर, टाइप ऑफ इलेक्शन और हेड। तो मैंने यहाँ लिख दिया है एज इट इज, हमको लिखना है। सबसे पहले है विधानसभा, टेन्योर होता है 5 ईयर, 288 मेंबर्स होते हैं। इलेक्शन डायरेक्ट होता है, विधानसभा के इलेक्शन में हम डायरेक्ट जाके वोट देते हैं, एमएलए को चुनते हैं। और हेड जो होता है विधानसभा का, दैट इज स्पीकर। उसके बाद दूसरा है विधान परिषद, इसका टेन्योर 2 ईयर्स होता है, 78 मेंबर है। इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यानी हम जिनको चुनते हैं वो आगे विधान परिषद के मेंबर्स को चुनते हैं और इसके हेड को चेयरमैन कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन गवर्नर, पेज नंबर 84। तो गवर्नर का आंसर पेज नंबर 84 पे है। और यहाँ पे देखिए फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ये भी 84 85 पे है, तो दोनों एक साथ करते हैं। चलिए सबसे पहले गवर्नर के लिए यहां से मार्क करेंगे। द प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड एट द सेंटर while the governor is the टाइटुलर और नॉमिनल हेड एट द स्टेट लेवल। जिस तरह सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होता है, उसी तरह स्टेट में गवर्नर टाइटुलर मतलब एक टाइटल के लिए, नॉमिनल मतलब नाम के लिए हेड होता है। नाम के लिए का मतलब ये नहीं कि उनके पास पावर नहीं होता, रियल पावर जो होता है वो सेंटर में प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, स्टेट में चीफ मिनिस्टर के पास होता है। और सेंटर में प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, स्टेट में गवर्नर जो है वो नॉमिनल हेड है। फिर गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फिर यहां से लिखिए द गवर्नर ऑल्सो एंजॉय सर्टेन लेजिस्लेटिव पावर्स, इनके पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बिल्स पास्ड बाय द विधानसभा एंड विधान परिषद आर कन्वर्टेड इनटू लॉज ओनली आफ्टर रिसीविंग द एसेंट ऑफ द गवर्नर। विधानसभा और विधान परिषद में जो भी बिल पास होते हैं, जब तक उस बिल के ऊपर गवर्नर की साइन ना हो जाए, गवर्नर का एसेंट यानी गवर्नर उस बिल को मंजूर ना कर दे, एक्सेप्ट ना कर ले, तब तक वो बिल लॉ नहीं बनता। नेक्स्ट है द गवर्नर हैज द राइट टू समन द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर की मीटिंग भी गवर्नर बुला सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन बट द नीड अराइजेस टू मेक द लॉ देन द गवर्नर कैन इशू एन ऑर्डिनेंस फॉर द सेम। यानी लेजिस्लेचर का सेशन नहीं चल रहा है, यानी लेजिस्लेचर विधानसभा विधान परिषद कोई मीटिंग नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कोई लॉ बनाने की अगर जरूरत आ गई तो ऐसे में गवर्नर एक ऑर्डिनेंस पास कर देता है। ऑर्डिनेंस कहते हैं टेम्पररी लॉ को, मतलब जो थोड़े टाइम पीरियड के लिए लॉ बनता है। फिर जब विधान परिषद या विधानसभा सेशन में आती है तो फिर वो चर्चा करते हैं कि इस ऑर्डिनेंस को लॉ बनाना है या इसको कैंसिल कर देना है। तो अगर जैसे ये दोनों सेशन में नहीं है तो गवर्नर लॉ भी बना सकता है, टेम्पररी लॉ जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो ये गवर्नर का हो गया। फिर नेक्स्ट था फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो आप लिखेंगे द फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर आर एज फॉलोज। नंबर 1, क्रिएशन ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, और उसमें लिखना है आफ्टर प्रूविंग द मेजोरिटी द चीफ मिनिस्टर फॉर्म्स हिज और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर कोई चीफ मिनिस्टर मेजोरिटी से जीत जाए, कोई पार्टी जीत जाए, तो उस पार्टी का जो लीडर होता है वो चीफ मिनिस्टर बनता है और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनते हैं। तो ये पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियोज मतलब रैंक, अलग अलग मिनिस्ट्री, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, ये सेंट्रल लेवल पे, होम मिनिस्ट्री हो गई, ऐसे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज में आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाए, द चीफ मिनिस्टर हैज टू डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर। पोर्टफोलियोज मतलब वही रैंक कि किसको कौन सा मिनिस्टर बनाना है, तो वो ये बनाते हैं। ये 2 पॉइंट हुए। थर्ड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट। इसमें यहां से लिखना है द चीफ मिनिस्टर हैज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिपार्टमेंट
कोई भी डिपार्टमेंट के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो चीफ मिनिस्टर उसको सॉल्व करता है। एंड इंश्योर दैट दे वर्क टुवर्ड्स द सेम गोल एंड इन द सेम डायरेक्शन, और ये बात का भी ध्यान रखता है कि जो गोल है वो बिल्कुल सेम हो, हर डिपार्टमेंट एक ही गोल, एक ही एम के लिए, दैट इज डेवलपमेंट के लिए काम करे और एक ही डायरेक्शन में उनका काम जाए। ये 3 पॉइंट हुए। फिर उसके बाद आपको यहां से लिखना है फोर्थ, लीडर ऑफ द स्टेट। जस्ट एज द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द कंट्री द चीफ मिनिस्टर लीड्स द स्टेट। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर देश चलाते हैं उस तरह चीफ मिनिस्टर स्टेट चलाते हैं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर देश के लीडर हैं उस तरह चीफ मिनिस्टर स्टेट के लीडर है। द चीफ मिनिस्टर हैज टू मेक न्यू पॉलिसीज बाय टेकिंग नोट ऑफ प्रॉब्लम एंड कंसर्न्स ऑफ पीपल एंड वर्क टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। स्टेट के अंदर लोगों की प्रॉब्लम को समझना पड़ता है, उनकी कंसर्न्स को समझना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं और इस तरह चीफ मिनिस्टर लोगों की भलाई के लिए जो है वो काम करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस बच्चों हमारे यहाँ पे हो गए। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। नंबर 1, इन्यूमरेट द फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ द विधानसभा। विधानसभा के स्पीकर, यानी विधानसभा को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके मेंबर को कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज एमएलए। तो स्पीकर के क्या फंक्शन है, पेज नंबर 84 पर देखिए, यहां से लिखना है। आप ऐसे लिखेंगे, द स्पीकर हैज मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच रेंज फ्रॉम द पावर टू प्रिपेयर द ऑर्डर ऑफ बिजनेस। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि सबसे पहले ऑर्डर ऑफ द बिजनेस, मतलब कि जो काम कर रहे हैं, जो मीटिंग हो रही है सपोज कीजिए विधानसभा के अंदर, तो वो किस बारे में हो रही है। टू कैरी आउट द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इन अ डिसिप्लिन मैनर। फिर हाउस में, विधानसभा में जो भी प्रोसीडिंग हो रही है, जो भी चीज डिस्कस की जा रही है वो एक डिसिप्लिन मैनर में हो, यानी कि एक ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। और टू सस्पेंड मेंबर ऑफ मिसबिहेवियर, और टू सस्पेंड मेंबर फॉर मिसबिहेवियर और मिसकंडक्ट। अगर कोई मिसबिहेव करता है, कोई गलत वर्ड यूज करता है, तो उसको सस्पेंड करने का पावर भी स्पीकर के पास होता है। इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, अगर स्पीकर ना हो, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन ओवर बाय द डेप्यूटी स्पीकर। अगर विधानसभा में स्पीकर नहीं है तो उनकी जगह पे डेप्यूटी स्पीकर वही सारे काम करते हैं जो स्पीकर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Why did the Constitution adopt a federal system for India? हमारे संविधान में इंडिया के लिए फेडरल सिस्टम क्यों है? फेडरल का मतलब होता है जहां सेंटर और स्टेट दोनों अपने अपने इंडिपेंडेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज कीजिए अभी करंट में सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र स्टेट में शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस का अलायंस है। तो बीजेपी सेंट्रल में लॉ बनाएगी, हमारे स्टेट में जो है वो ये पार्टीज लॉ बनाएगी, तो दोनों ही इंडिपेंडेंट काम करेंगे। तो ये फेडरल सेटअप इसको कहते हैं, जहां सेंटर और स्टेट दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। तो हमारे संविधान में ऐसा क्यों कॉन्सेप्ट डाला गया कि सेंटर और स्टेट दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, फेडरल सेटअप क्यों रखा गया? तो पेज नंबर 83 पर जाते हैं। देखिए यहां पर, इंडिया हैज अ लार्ज जोग्राफिक एक्सपांस विद अ मल्टीकल्चरल पॉपुलेशन। हमारा देश जोग्राफिकली भी बड़ा है और मल्टीकल्चरल है, हर तरह के लोग यहाँ पर हैं। देयर इज अ डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, हमारे यहाँ भाषा अलग अलग, रिलीजन धर्म अलग अलग, वेज ऑफ लाइफ लोगों का जिंदगी जीने का तरीका, हर किसी की स्टैंड ऑफ लाइफ अलग अलग, एंड रीजनल कैरेक्टरिस्टिक, और हर रीजन का, हर एरिया की अपनी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक, अपना एक अलग फीचर, अपनी एक अलग विशेषताएं हैं। So it would not have been possible to govern from a centralized place. तो एक जगह बैठ के, एक सेंट्रलाइज प्लेस में बैठ के इन सब लोगों को गवर्न करना पॉसिबल नहीं है। Therefore the Constitution has adopted a federal setup for India. इसलिए इंडिया में फेडरल सेटअप अडॉप्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। What are the consideration of the chief minister while allocation of portfolios? अभी हमने पढ़ा था ना कि चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, पोर्टफोलियोज बनाते हैं, दूसरे मिनिस्टर्स बनाते हैं। तो ये मिनिस्टर बनाते वक्त वो किन बात का ध्यान रखते हैं? पेज नंबर 85, ये देखिए यहाँ पर, ये जो रेड में अंडरलाइन है इतना ही लिखना है, आप इसको पॉइंट में लिख सकते हैं ऐसे। वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग पोर्टफोलियोज चीफ मिनिस्टर हैज, ही और शी की जगह चीफ मिनिस्टर लिख सकते हैं। चीफ मिनिस्टर हैज टू कंसिडर नंबर 1 द पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, यानी जैसे कोई मिनिस्टर बनाया जा रहा है तो उसका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या है। नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करता है। नंबर 3 अवेयरनेस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जनता की ओपिनियन को कितना समझता है, पब्लिक क्या चाहती है वो उसे कितना समझ में आता है। एंड 4 लीडरशिप क्वालिटीज एक्सेट्रा। तो इस तरह से ये पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग और आंसर्स एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको ये सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आए हैं बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।